नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का सिर्फ हिंदी दर्शक श्रोताओं के लिए बनाया हुआ यूट्यूब चैनल है प्रतिवाद। तो जिन्हें मेरा हिंदी विवेचन सुनना है वो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा आज का सब्जेक्ट है कि कल यानी 20 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड में और बहुत सारे राज्यों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, वहां का वोटिंग खत्म होने के बाद 23 नवंबर को जो मतगणना होने वाली है उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। तो उस नतीजों के बाद क्या इंडी अलायंस बचेगा? महाराष्ट्र में उस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, झारखंड में उसको इंडी अलायंस ही बोला जाता है। लेकिन जब हम राजनीति देखते हैं, राजनीति की गतिविधियां देखते हैं और जो गतिविधियां हम समझने की कोशिश करते हैं, उसमें एक देखना जरूरी होता है कि पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होगा। हम पीछे पीछे देखकर नहीं चल सकते, लेकिन आगे चलने के लिए पीछे क्या हुआ था ये भूलना भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक याद दिला दूं, 5 साल पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें महायुति यानी बीजेपी के गठबंधन को बहुमत मिला था और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो गठबंधन नतीजे आने के बाद तोड़ने वाले उद्धव ठाकरे जनता ने नकारे हुए और जिनके खिलाफ उद्धव भी चुनाव लड़े थे उनसे हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी। और उसके बाद देखते देखते शिवसेना बीजेपी की इतनी बड़ी दुश्मन हो गई कि कांग्रेस भी जितनी गालियां बीजेपी को नहीं देती, उतनी गालियां रोज के रोज उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय राउत बीजेपी को उतनी गालियां देने लगे। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इंसान कितना बदलता है और राजनीति कैसे बदलते जाती है। जब 5 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई, तो मतलब ये माना गया कि एनडीए छोड़कर शिवसेना यूपीए में चली गई। जो कि आपको मालूम होना चाहिए 96, 98 में, 96 और 98 में बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और आहिस्ते आहिस्ते जो पार्टियां सेक्युलर पार्टियां भी बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती थी वो बीजेपी से हाथ मिलाने लगी। और इसी कारण छोटी मोटी या क्षेत्रीय पार्टियां मिलाकर बीजेपी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाया जिसको एनडीए बोला जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसी गठबंधन से 98 और 99 ये दो मध्यावधि चुनाव में बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। 99 में सोनिया गांधी राजनीति में आ गई। उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकारा था और वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी। तो 1999 में जब कांग्रेस इंदिरा जी की नेतृत्व में हार गई तो 5 साल कांग्रेस को अपोजिशन में बैठना पड़ा। लेकिन बीजेपी अगर कुछ पार्टियां साथ लेकर गठबंधन बना सकती है और सत्ता हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस के लिए भी गठबंधन की राजनीति अपनाना जरूर हुआ था। और इसीलिए 2004 के आसपास जब लोकसभा के चुनाव आ गए, उस वक्त सोनिया गांधी ने गठबंधन की राजनीति अपनाई थी। कुछ कुछ राज्यों में, कभी तमिलनाडु में डीएमके के साथ, कभी बिहार में लालू के साथ,
कभी बंगाल में ममता दीदी के साथ, या और कई यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कभी कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, जो 2004 में सोनिया गांधी ने किया। और उस गठबंधन का नाम लोग यूपीए कहते थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और 2004 से लेकर 10 साल ये यूपीए गठबंधन की सत्ता दिल्ली में रही। एक्चुअली सत्ता, सरकार का नाम यूपीए बोला जाता था, लेकिन सरकार कांग्रेस ही चला रही थी। ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय कांग्रेस के पास थे ही। लेकिन जिस ढंग से पहले की कांग्रेस सरकारें चलती थी, कांग्रेस नाम से और कांग्रेस के काम से चलती थी, बिल्कुल उसी तरीके से 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार चली। लेकिन 2014 में मोदी का एरा शुरू हो गया, मोदी का जमाना शुरू हो गया। और मोदी के जमाने में आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस की हार होने के बाद एक एक दल कांग्रेस को छोड़कर, यूपीए को छोड़कर भागता रहा। 2014 से लेकर 2019 आने तक कांग्रेस के पास कोई यूपीए में बड़ा दल बचा ही नहीं। एक डीएमके या लालू की जो आरजेडी वगैरह ऐसे छोड़े तो कोई बचा नहीं था, 2-3 दल बचे थे। तो ऐसे में अचानक शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना लेकर कांग्रेस के साथ चले गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। और ऐसा माना गया कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सपोर्ट करती है तो उसका मतलब ही कांग्रेस के हाथ मिलाने से शिवसेना यूपीए में शामिल हो गई। और बाद में आपको याद होगा, तो 6-7 महीने होने के बाद उद्धव के प्रवक्ता बार बार यूपीए की फिर रचना, नई रचना करने के लिए बोल रहे थे। अर्थात संजय राउत को एक साथ शिवसेना और शरद पवार का भी प्रवक्ता माना जाता है। 2 पार्टियां, 2 नेताओं का एक ही प्रवक्ता होना, ये एक दुनिया का अजूबा है। लेकिन वो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम संजय राउत है। वो एक ही टाइम शिव उद्धव का भी प्रवक्ता होते और शरद पवार की भी बात करते। तो 2019 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद संजय राउत लगातार बार बार यूपीए की फिर रचना, पुनर्रचना करने की बात कर रहे थे। और इसलिए वो बोल रहे थे कि जब तक यूपीए का नेतृत्व नहीं बदला जाता तब तक मोदी से और बीजेपी से, एनडीए से लड़ना मुश्किल है। और इसलिए यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाया जाए। इसके लिए कौन लॉबिंग कर रहा था? संजय राउत लॉबिंग कर रहे थे। यूपीए अगर शक्तिशाली बनानी है, बहुत सारे दल ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, अपनी अपनी एरिया में, इलाके में प्रभावशाली है, वो भी यूपीए में आ सकते हैं अगर उसका कोई नेता शरद पवार जैसा हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो। और इसलिए अगर यूपीए को नई संजीवनी चाहिए, नए नए दल साथी लाने हैं, तो इसके लिए यूपीए का नेतृत्व बदलना पड़ेगा, यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाना पड़ेगा। ऐसा संजय राउत बार बार बोल रहे थे। और उनके इस बयान से कांग्रेस वाले गुस्सा हो जाते थे। मुझे याद है, उस समय की बात है, शायद 2020 या 21 की बात है। संजय राउत बार बार पत्रकार परिषद लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे कि यूपीए का नेतृत्व बदलना चाहिए। और बदलना चाहिए इसका मतलब क्या था? सोनिया गांधी को हटाओ, यूपीए के नेतृत्व से सोनिया गांधी को हटा लो और शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बना लो। तो कांग्रेस वाले गुस्सा होना लाजमी था और गुस्सा होते थे। और एक बार तो कांग्रेस के 2-3 नेता
पर्टिकुलरली मुझे लगता है नसीम खान करके जो मुंबई में कांग्रेस के पूर्व मंत्री, उन्होंने गुस्से में कहा था, अरे भैया संजय राउत, अभी तुमको यूपीए में किसी ने लिया भी नहीं है, तुम यूपीए में नहीं हो। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस के सपोर्ट से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, इसका मतलब शिवसेना को यूपीए में समाविष्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सौदा है, सत्ता का सौदा है। इसलिए कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी यूपीए में नहीं है। ये बार बार गुस्से में आकर कांग्रेस नेता बोलते थे, अगर शिवसेना को साथ नहीं लेना था तो ठीक है, लेकिन यूपीए में उस वक्त 2020 में 21 में यूपीए में कितने दल बचे थे? लालू की पार्टी और डीएमके, बाकी ममता भी नहीं थी। ममता बंगाल में पिछले 10 साल से कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। यूपीए में बंगाल की मार्क्सवादी पार्टी लेफ्ट फ्रंट भी नहीं थी। एनसीपी और लालू प्रसाद की पार्टी, वो छोड़कर कुछ समय के लिए अपने नीतीश कुमार आए थे, कुछ समय के लिए नायडू इनके साथ आए थे, फिर वापस गए। तो यूपीए 2019 के आसपास बची ही नहीं थी, बची ही नहीं थी। जिनके पार्टी के 1-2 एमपी भी नहीं है, ऐसे कुछ 8-10 दल यूपीए में हुआ करते थे। कुछ दल तो ऐसे थे कि उनका एमपी भी नहीं था। 2019 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का एक भी लोकसभा एमपी चुनकर नहीं आया था, लेकिन वो यूपीए का हिस्सा थे। कहने का मतलब यह है कि 2021-22 तक यूपीए खत्म हो चुकी थी, और 2023 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की, इससे इंडिया अलायंस बनी, जिसका नाम इंडिया अलायंस राहुल गांधी ने दिया। उसमें ममता दीदी भी मीटिंग में शामिल हुई थी। मीटिंग में बहुत सारे 27-28 दल शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव तक उसमें से कितने बचे? कहने का मतलब ये दोस्तों कि 2024 का चुनाव आने तक यूपीए का नामो निशान खत्म हो गया था। 2014 में लोकसभा चुनाव होने तक जो गठबंधन देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता पर बैठा था, पूरे देश पर राज कर रहा था, ऐसा तो यूपीए नाम का गठबंधन था। वो 2024 का चुनाव आते आते लुप्त हो गया था, गायब हो गया था, बचा ही नहीं था। और इसलिए जो नया गठबंधन नीतीश कुमार और लालू मिलकर बना रहे थे, उसमें कांग्रेस को शामिल होना पड़ा। यूपीए बनाया था या इनिशिएट किया था सोनिया गांधी ने, लेकिन इंडिया अलायंस जो 1 साल पहले बनी, वो कांग्रेस ने नहीं बनाई थी, वो बनाने वाले लालू और नीतीश कुमार थे। लेकिन चुनाव आते आते खुद नीतीश कुमार ही उस इंडी अलायंस से निकल गए। ममता दीदी ने बोल दिया कि हाँ, हम दिल्ली में इंडी के साथ रहेंगे, लेकिन बंगाल के चुनाव में हम इंडी अलायंस में नहीं रहेंगे। तो बात साफ हो गई कि इंडी अलायंस बनते बनते यूपीए गायब हो गई थी, किसी को पता नहीं चला। आज तक कोई नहीं बोल रहा है, जैसे हम लापता इंसान पुलिस को रिपोर्ट करते हैं ना कि हमारा भाई, बेटा, हमारा पड़ोसी गायब हुआ है, गुम हो गया, गुमशुदा है। आज इंडिया अलायंस बोला जाता है, लेकिन कोई भी यूपीए का क्या हुआ, यूपीए कहां गुमशुदा है, और कैसे यूपीए खत्म हो गई, इस पर चर्चा तक नहीं होती, चर्चा तक नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं बचा। जो दल यूपीए में थे
वो इधर उधर होकर इंडिया अलायंस में आ गए, जिसमें शिवसेना एक नया सदस्य है। यूपीए में शिवसेना को स्थान नहीं था, इंडी में है। इंडी की एक मीटिंग तो उद्धव ठाकरे ने मुंबई में आयोजित की थी। ये मैं सब हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं कि अगर लगातार हार हो जाती है तो उसके बाद कांग्रेस प्रणीत जो गठबंधन होता है वो बचता नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यूपी के लड़के बिखर गए और कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन खत्म हो गया। और 2019 का चुनाव आते आते उसमें से एक लड़का अपनी बुआ के साथ मिलकर बीएसपी एसपी का गठबंधन बना बैठा। तो बात यह है कि हर चुनाव में अगर नतीजे विपरीत आ जाते हैं तो कांग्रेस का जो गठबंधन होता है वो खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गुमशुदा होता है, उसकी चर्चा भी नहीं होती, चर्चा भी नहीं होती। तो बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का फायदा कांग्रेस को मिला है। उसके लोकसभा के एमपी दुगुना हो गए, बीजेपी की ताकत घट गई है। तो क्षेत्रीय पार्टी की मदद लेकर जो कुछ हासिल करना था वो कांग्रेस ने हासिल किया है। उसके पहले नकारा गया, फिर भी उसको महाराष्ट्र में 2.5 साल सत्ता पाना पॉसिबल हो गया। लेकिन हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस के पैर फिसल गए। तेलंगाना हिमाचल के बाद एक नया राज्य वापस कांग्रेस के पास आएगा, ये चर्चा चल रही थी। लेकिन हरियाणा के वोटर ने कांग्रेस के सब मंसूबे थे वो ध्वस्त कर दिए। जीतने वाली सरकार बनाने वाली, और सरकार बनते ही उसमें किस किस को मुख्यमंत्री बनना है इस पर जब झगड़े चल रहे थे तो सरकार आई ही नहीं, बहुमत आया नहीं, मेजॉरिटी आई नहीं और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। उसके बाद कांग्रेस के जो तेवर थे वो नीचे आ गए। महाराष्ट्र में उनको उद्धव के सामने झुकना भी पड़ा है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि जो अभी झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर उसमें कांग्रेस फिर से हार गई तो क्या होगा। झारखंड में तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है ही नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यानी हेमंत सोरेन की पिछलकू पार्टी बनकर झारखंड में कांग्रेस आई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस आज भी तगड़ी पार्टी है, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर निर्भर है। और इसलिए अगर जो चुनाव हो रहा है जिसके नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं, हरियाणा के बाद अगर दोनों राज्यों में ऐसा माना जा रहा है, ऐसे एग्जिट पोल ओपिनियन पोल आ गए कि इसमें इंडी अलायंस बुरी तरह से हारने वाली है। अगर हरियाणा के पास सिर्फ 1.5-2 महीने में और 2 विधानसभा के चुनाव गठबंधन बनाकर भी कांग्रेस हार गई है तो इंडी अलायंस का भविष्य क्या बचता है। क्या इन 2 चुनाव के बाद इंडी अलायंस बच पाएगी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 महीनों में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है और जो केजरीवाल लोकसभा में इंडिया अलायंस में थे उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव दिल्ली का नहीं लड़ाया जाएगा। तो चुनाव से पहले ही दिल्ली में इंडी अलायंस बिखर गई है। झारखंड और महाराष्ट्र में हरियाणा के बाद कांग्रेस और इंडी अलायंस हार जाती है तो इंडी अलायंस का कोई भविष्य बचता है या नहीं, ये सोचना जरूरी है। देखते जो सिचुएशन है, माहौल है, मैंने बताया, हाँ या ना ये जवाब 23 नवंबर को मिलेगा। तब तक इंतजार करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।